अस्सलाम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आइडियाज एंड जेके विद दानिश। जैसा कि आपको पता है कि हमारा एक सिलसिला 2 मिनट्स कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज के हवाले से चल रहा है। उसी हवाले से हमारा जो आर्टिकल 1 to 11 तक हमने काफ़ी डिटेल में कवर कर लिए हुए हैं। सो उसी हवाले से नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ हम मूव करेंगे, जो आर्टिकल नंबर 12 एंड आर्टिकल नंबर 13। आज की वीडियो में हम आर्टिकल 12 एंड आर्टिकल 13, जो कि फंडामेंटल राइट्स चैप्टर 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल पनिशमेंट एंड सेल्फ इंक्रिमिनेशन को डील करते हैं। इन दोनों चीज़ों को आज हमने टैकल कर रहे होंगे। सो जहाँ तक इसका ताल्लुक है, जहाँ तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 12 का ताल्लुक है, तो आर्टिकल नंबर 12 का जो है वो सिनेरियो ये आर्टिकल 12 जो है वो डील करता है फ्रॉम विद द रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट। अच्छा, रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट क्या होती है? बेसिकली रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट ये होती है कि आपने एक क्राइम कमिट किया, उस क्राइम करते हुए या किसी बंदे ने क्राइम कमिट किया, उस क्राइम करते हुए एक सजा कानून में आइन में तय है। उस सजा से बढ़कर अगर आप कोई चीज़ करेंगे या उस सजा से बढ़कर अगर कोई चीज़ होगी, ठीक है, उस सजा से बढ़कर आप दोबारा एक नई सजा तजवीज़ करें उस ही क्राइम के लिए और उसकी बेस पर उस क्राइम पर आप उसको सजा देंगे, तो उसमें उस मतलब लॉ आप बना रहे हो आज की डेट, जैसे 22 जुलाई है, इसको लॉ क्रिएट होता है और सजा कमिट हुई है 15 जुलाई को। तो 15 जुलाई को वो लॉ एप्लीकेबल नहीं था, लेकिन 15 जुलाई को किए हुए क्राइम की सजा आपने दी 22 जुलाई के लॉ पर। तो ये जो चीज़ है, इसको रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की जुबान में। प्रोटेक्शन अगेंस्ट रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट जो है वो उस पर ये आर्टिकल डील करता है और उसके सब क्लॉज ए ये कहती है कि नो लॉ शेल ऑथराइज द पनिशमेंट ऑफ पर्सन फॉर एन एक्ट और ओमिशन दैट वाज नॉट पनिशेबल बाय द लॉ एट द टाइम ऑफ एक्ट और ओमिशन। जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि जब उस क्राइम कमिट हो रहा है उस वक्त वो जो लॉ है वो, क्योंकि अगर कभी उसने लायबल नहीं है, वो पनिशमेंट लायबल नहीं है, इस वजह से वो जो लॉ है वो कभी भी उस चीज़ का नहीं करेगा। उसके अलावा दूसरी बात यह है कि लॉ में प्रिस्क्राइब्ड एक पनिशमेंट है। मतलब फॉर इंस्टेंस एक बंदे ने चोरी की, उसके लिए एक सजा है कि इतना फाइन आपने उसको लेना है या इतनी चीज़ें आपने उसको करनी है। तो आपने आप जो पनिशमेंट उसको दी, तो आपने उसकी जो लॉ में तयन पनिशमेंट है उससे ज़्यादा पनिशमेंट नहीं दे सकते। फॉर इंस्टेंस इन द लॉ पनिशमेंट मौजूद है कि 4 ईयर्स दे सकते हैं, तो 4 ईयर्स की जगह आप खुद से डिस्क्रिशनरी तौर पे जजेस या जो जुडिशरी है वो 6 ईयर उसको पनिशमेंट नहीं दे सकती। तो ये इन दोनों चीज़ों को जो सब सेक्शन 1 है ये डील करता है और ये कहता है कि इससे आपको पनिशमेंट जो है उसकी अगेंस्ट प्रोटेक्शन दी जाएगी। ठीक है। सो ये आर्टिकल नंबर 12 है। ठीक है। और इसके अलावा नथिंग इन क्लॉज 1 और इन आर्टिकल 270 शैल अप्लाई टू एनी लॉ मेकिंग एक्ट्स ऑफ एब्रोगेशन और सबवर्जन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, बेसिकली आर्टिकल 270 क्या था? जो बेसिकली सबवर्जन की बात करते थे। ठीक है, सबवर्जन के तहत जो चीज़ें सबमिट कर दी गई थी, लेकिन ऐसी कोई भी चीज़ इसमें जो कंटेंट है ये उनके तहत जो है उनको बिल्कुल भी रेंडर नहीं करेगी और ऑफेंस कंसिडर किया जाएगा। तो बेसिकली ये आर्टिकल नंबर 12 जो है प्रोटेक्शन अगेंस्ट रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट की बात करता है और इसके अंदर दो चीज़ों के बारे में प्रोटेक्शन दी गई है। एक तो ये है कि वो सजा नहीं दी जाएगी कभी भी एक्स फैक्टो लॉ पर, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ पे सजा आप नहीं दे सकोगे, जो बात अभी उस टाइम पर नहीं थी। उस टाइम पे जो लॉ मौजूद है उसके हिसाब से सजा नहीं मिलेगी। सेकंड थिंग इज दैट कि जो भी पाकिस्तान का सिटीजन है जिसने कोई क्राइम किया है, जो अक्यूज है, उसको जो सजा आफ्टर ट्रायल मिलेगी वो आपको आफ्टर जो उसमें लॉ में उस टाइम पे सजा तयन है उसके हिसाब से सजा दी जाएगी। उसके अलावा आप सजा उसको नहीं दे सकते। सेकेंड थिंग इज दैट प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल पनिशमेंट एंड सेल्फ इंक्रिमिनेशन। मतलब एक और चीज है कि आप किसी भी लॉ पर ना सेम ऑफेंस पर डबल पनिशमेंट का मतलब ये होता है कि सेम ऑफेंस पे जो है आप उसको सजा दो, एक से ज्यादा दफा सजा दो। भाई मैं जैसे एक अक्सर आपने सुना होगा कि फला बंदे को जी वो 20 बार सजाए मौत की सजा सुना दी गई। ठीक है, 20 बार जो सजाए मौत आप नहीं दे सकते ना, आपने एक बार ही देनी है और उसका सेकंड टाइम तो उसमें उसकी डेथ हो जाएगी। सो आर्टिकल नंबर 13 फंडामेंटल राइट्स की एक और इंपॉर्टेंट चीज वो ये कहता है कि किसी भी बंदे को प्रोसिक्यूटेड और पनिशमेंट नहीं होता फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। मतलब अगर उसका एक ही नोयत का ऑफेंस उसने कमिट किया है तो उसको लेकर कभी भी आपका वो जो बंदा है उसको पनिश नहीं किया जाएगा मोर देन वंस, एक से ज्यादा। और उसके अलावा दूसरी बात यह कि जब वो किसी ऑफेंस को लेकर अक्यूज होगा तो उसको कभी भी कंपेल नहीं किया जाएगा कि वो अपने अगेंस्ट विटनेस बने। मतलब अपने अगेंस्ट गवाही देने के लिए किसी बंदे को जिसको भी अक्यूज है, जिसको कोई ऑफेंस नहीं है, तो आप उसको किसी कंपेल नहीं कर सकते, आप टॉर्चर नहीं कर सकते। लेकिन दोनों चीज़ों के हवाले में सेल्फ इंक्रिमिनेशन ये है कि आप अपने अगेंस्ट गवाही दो, आप अपने खिलाफ खुद बन जाओ, हाँ मैंने एक जुर्म किया था। ठीक है,
तो ये सेल्फ इंक्रिमिनेशन कहते हैं, और डबल पनिशमेंट तो यही है कि आपने एक से ज्यादा दफा, तो ये दोनों चीजें जो है ये अलाउड नहीं है। ठीक है। देन आर्टिकल नंबर 14, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, जो इनवायलेबिलिटी ऑफ डिग्निटी ऑफ मैन। अभी ये जो आपने टेप रिकॉर्डिंग्स और मुख्तलिफ एक चीज चली थी कि इवन द मोस्ट सेक्रेड हाउसेज आर नॉट सेफ इन पाकिस्तान, मोस्ट सेक्रेड इंस्टीट्यूशन है उनकी भी कॉल हो रही है, तो या प्राइवेसी ब्रीच हो रही है और वीडियोज आना शुरू हो जाती हैं पब्लिक ऑफिस होल्डर्स की। तो उसके हवाले से कि इनवायलेबिलिटी ऑफ डिग्निटी ऑफ मैन, मतलब आपका जो भी बंदा चादर चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ की जिसकी हम बात करते हैं, कि चादर चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो हमेशा दिया जाएगा, और ये हर एक शहरी की जो है बुनियादी उसकी हकूक में एक शामिल है। चादर चार दीवारी के तहफ़्फ़ुज़ को जो आर्टिकल पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन गडील करता है वो है आर्टिकल नंबर 14। अच्छा, यहाँ मैं ये बताता चलूँ कि आपका रिलेटिव टू जो पीएमएस एग्जाम या वैसे कभी कभार अगर स्पेसिफिक रिगार्डिंग टू द फंडामेंटल राइट्स अगर आपके पास रेफरेंसेस होंगे या यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, तो आपकी जो आर्टिकल की रेफरेंस है वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल के रेफरेंस, लाइक वाइज यूनाइटेड नेशन के डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के रेफरेंस, तो वहाँ पर ये आपके एक की पिलर्स होंगे जिसके को इस्लामिक स्टडीज से आपका रेफरेंस यहाँ पे खुद पता हिजरतुल विदा से आएगा। ठीक है। तो द डिग्निटी ऑफ मैन सब्जेक्ट टू लॉ, द प्राइवेसी ऑफ होम शैल बी इनवायलेबल। अगर बंदा एक लॉ एंड ऑर्डर के तहत काम कर रहा है, वो चीज़ कर रहा है, तो आपने जब तक उसको वारंट नहीं दिया, आप सर्च वारंट के बगैर आप उसके घर की तलाशी नहीं ले सकते लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी में, तो उसकी जो डिग्निटी है, प्राइवेसी ऑफ होम है, वो इनवायलेबल है, मतलब ऐसी चीज़ है जिसको वायलेट नहीं किया जा सकता। ठीक है। सेकेंड थिंग इज दैट कि किसी बंदे को आपने टॉर्चर करके आप उससे एविडेंस नहीं दे सकते। आर्टिकल नंबर 14 का सब सेक्शन 2 कहता है कि किसी भी बंदे से आप टॉर्चर करके, मतलब टॉर्चर करके आपने एविडेंस नहीं दे सकता। आपने प्रॉपर एक तरीके से 164 का जो बयान होता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने, आप उसी तरह से कार्रवाई करके उससे बयान लेना है, लेकिन आपने कभी भी टॉर्चर नहीं करना कि टॉर्चर करके जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो उससे बयान ले रहे हैं। सो यही तीनों आर्टिकल्स थे आज के हमारे। होप्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, बेल आइकन को प्रेस करें। अल्लाह हाफिज़।